विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने कीमत प्रभाव का अध्ययन किया था। आज हम आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसा कि कीमत प्रभाव में हमने देखा था कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। यदि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे तथा उनके सापेक्षिक भावों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हो, परंतु उपभोक्ता की आय बदल जाए, यानी उपभोक्ता की आय कम हो जाए या बढ़ जाए, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप उसकी मांग में वृद्धि व कमी हो सकती है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को हम आय प्रभाव कहते हैं। आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का नया संतुलन स्थापित होता है। अन्य बातें समान रहते हुए, यानी दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन न हो, और दूसरी जो भी बातें हमने जो है तटस्थ मानचित्र के तहत मान्यताएं मानी है वो यथा स्थिर रहे और केवल उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो, तो उपभोक्ता पहले से ज़्यादा वस्तुओं की मात्रा को क्रय कर सकता है तथा उच्च संतुष्टि के नए संतुलन बिंदु पर पहुंचता है, और आय में कमी होने पर वह कम वस्तुओं की मात्रा क्रय करके निम्न संतुष्टि बिंदु पर चला जाता है। क्योंकि वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों में कोई अंतर न होने से कीमतों का अनुपात यानी PX/PY समान बना रहता है। तो सिर्फ जो मूल्य रेखा है, कीमत रेखा है या बजट रेखा है, वो आय में कमी अथवा वृद्धि होने पर समानांतर नीचे की ओर या ऊपर की ओर परिवर्तित हो जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कीमत रेखा ऊंचे तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा बनकर उपभोक्ता के अधिक संतुष्टि वाले नए संतुलन को व्यक्त करती है, तथा इसके विपरीत उपभोक्ता की आय में कमी होने पर कीमत रेखा निम्न तटस्थ वक्र के स्पर्श बिंदु पर पहुंच करके कम संतुष्टि वाले बिंदु पर जो है संतुलन व्यक्त करती है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ये जो रेखा चित्र आपके सामने है ना, मान लेते हैं कि निश्चित आय पर उपभोक्ता X और Y के दिए हुए कीमतों पर तटस्थ वक्र IC2 के E बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है ना। IC2 का जो E है, ये E0 इसमें गलत प्रिंट हो गया है, ये E है ना, E बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। AB जो है वो कीमत रेखा तटस्थ वक्र IC2 के E बिंदु पर X और Y की संतुलन मात्राओं को व्यक्त करती है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता X और Y दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा को खरीद सकता है, तो वह तटस्थ वक्र IC3 पर पहुंच जाता है, और मूल्य रेखा A' B' तटस्थ वक्र IC3 के E' बिंदु पर स्पर्श रेखा के रूप में बनी रहती है। तो नया संतुलन E' बिंदु पर हो जाएगा और उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से आय में और वृद्धि होने पर वह IC4 के E' 2 बार डैश है बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां जो है A' B' कीमत रेखा स्पर्श रेखा है, और नया संतुलन E' पर होगा जो अपेक्षाकृत और अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। तो A' B' तथा A' B' मूल्य रेखाएं AB मूल्य रेखा के समानांतर है, क्योंकि जो कीमतों जो सापेक्षिक कीमतें हैं उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। PX/PY में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। दोनों वस्तुओं की जो सापेक्षिक कीमतों के अनुपात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके विपरीत अगर उपभोक्ता की आय घट जाती है तो उपभोक्ता X और Y दोनों वस्तुओं की कम मात्रा खरीद सकेगा। तो उपभोक्ता तटस्थ वक्र IC1 के E0 बिंदु पर नए संतुलन को प्राप्त करेगा। अगर प्रारंभ में वो E1 यानी IC2 पर संतुलन में है और उसकी आय घट जाती है तो उसकी नई जो कीमत रेखा है वो A0 B0 नीचे वाली बन जाएगी, और E0 बिंदु पर वो संतुलन में आ जाएगा IC1 वक्र के, क्योंकि ये यहाँ पर स्पर्श कर रही है।
तो इस प्रकार से अगर आय में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप उपभोक्ता के विभिन्न संतुलन बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो जो हमें रेखा प्राप्त होगी उस रेखा को हम आय उपभोग वक्र, इनकम कंजप्शन कर्व, आईसीसी या व्यय उपभोग वक्र कहते हैं। इस रेखा चित्र में जो एलएम रेखा है वो आय उपभोग वक्र या आईसीसी वक्र को बतलाती है, जो तटस्थता मानचित्र पर आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोक्ता के विभिन्न तटस्थता वक्रों के संतुलन बिंदुओं जैसे E0, ई डैश और ई डैश डैश को जोड़ती है। यही जो रेखा है वो आय उपभोग वक्र या आईसीसी कहलाती है। अब आय उपभोग वक्र का जो स्वरूप है वो उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति एवं उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करता है। सामान्यतया आय उपभोग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जैसा कि यहाँ एलएम रेखा के रूप में है, क्योंकि आय में वृद्धि से उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदकर अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। आय उपभोग वक्र सामान्यतः धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है ना, जैसा कि इस एलएम रेखा में दिखाया गया है। इसका ढाल जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो एलएम रेखा है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठती हुई रेखा है। परंतु कुछ ऐसी दशाएं होती है जिनमें आईसीसी वक्र का ढाल ऊपर बाईं तरफ अथवा नीचे दाईं तरफ हो सकता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ उपभोक्ता निम्न कोटि की वस्तुओं यानी असामान्य वस्तुओं के उपभोग को कम करता है। अर्थात आय में वृद्धि के साथ उपभोक्ता घटिया वस्तुओं के उपभोग को कम करके बढ़िया वस्तुओं के उपभोग को बढ़ाता है। इससे आय प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि देखिए, आय प्रभाव धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब अगर हम एक और रेखा चित्र में देखें इसमें, तो आय उपभोग वक्र है या जो आईसीसी रेखा है उसके विभिन्न स्वरूप दिए गए हैं। इन वक्रों के ढलान को देखने मात्र से ही संबंधित वस्तुओं की प्रकृति का हमें पता चल जाता है। तो आय उपभोग वक्र जो इसमें दे रखे हैं उसमें जो आईसीसी 1 है ना, इसका ढाल ऋणात्मक है, ये नीचे की तरफ आता हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु तो श्रेष्ठ वस्तु ही असामान्य वस्तु कहलाएगी और वाई वस्तु घटिया वस्तु कहलाएगी। जो आईसीसी 2 है वो एक्स अक्ष के समानांतर है, क्षैतिज है, हॉरिजेंटल स्लोप वाला है। तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु तो श्रेष्ठ वस्तु होगी क्योंकि एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जबकि वाई वस्तु की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है। तो वाई वस्तु निष्प्रभावी वस्तु हो जाएगी। आईसीसी 3 का जो ढाल है वो पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप, जैसा कि पिछले वाले चित्र में हमने एलएम देखा था उस प्रकार का है। तो इसमें एक्स और वाई दोनों ही वस्तुएं श्रेष्ठ वस्तुएं हैं या सामान्य वस्तुएं हैं। अब आईसीसी 4 में ये वर्टिकल हो जाता है, लंबवत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्स वस्तु उसकी आय में परिवर्तन होने पर एक्स वस्तु की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी एक्स वस्तु निष्प्रभावी वस्तु है और वाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होगा, इसलिए वाई वस्तु यहाँ पर श्रेष्ठ वस्तु है। आईसीसी 5 जो है वो देखिए पीछे की ओर ढाल वाला है, पीछे की तरफ जाता हुआ है, बैकवर्ड स्लोप का है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक्स वस्तु घटिया वस्तु है तथा जो वाई वस्तु है वो सामान्य वस्तु है, क्योंकि आईसीसी 5 की स्थिति में जब उपभोक्ता की आमदनी बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में वाई वस्तु की मात्रा में तो वृद्धि होगी जबकि एक्स वस्तु की मात्रा घटेगी। इसलिए यहाँ एक्स वस्तु घटिया वस्तु होगी और वाई वस्तु सामान्य वस्तु होगी। कोई वस्तु जो है प्रारंभ से ही घटिया या सामान्य नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ता के आय का स्तर भी वस्तु को श्रेष्ठ, मध्यम या घटिया बनाने में सहयोगी होता है। ये हमें समझ लेना चाहिए। एक ही वस्तु जो निम्न आय स्तर पर श्रेष्ठ हो सकती है ना, मध्यम आय स्तर पर भी हो सकती है तथा ऊंचे आय स्तर पर घटिया या निकृष्ट हो सकती है। जैसे कि देसी घी है, जिनकी आय बहुत कम है उनके लिए देसी घी भी श्रेष्ठ, डालडा घी भी जो है या जो घी है वो भी है, उनके लिए श्रेष्ठ वस्तु होती है। लेकिन एक अमीर आदमी के लिए या ज़्यादा पैसे वाले के लिए वो घटिया वस्तु हो सकती है। जब उसी व्यक्ति की आमदनी जब कम है तब वो डालडा घी का उपयोग करता है और डालडा घी उसके लिए श्रेष्ठ वस्तु है। जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो उसका उपयोग करना कम कर देता है और कुछ समय के बाद वो डालडा घी का उपयोग बंद करके देसी घी का उपयोग शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु उसके लिए पहले श्रेष्ठ थी बाद में वो उसके लिए घटिया हो सकती है। तो एक निश्चित आय बिंदु तक आय में वृद्धि के साथ साथ उसकी मांग बढ़ती है और इस बिंदु के बाद फिर एक निश्चित बिंदु तक उसकी मांग घटने लग जाती है, स्थिर हो जाती है और फिर घटने लग जाती है, जैसा कि घटिया वस्तु हो जाती है वो। तो इसको भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें रेखा चित्र में
विभिन्न Mn, M1, N1, M2, N2, M3, N3, M4, N4, M5, N5, M6, N6, ये विभिन्न जो है कीमत रेखाएं दी हुई है उपभोक्ता की आमदनी के हिसाब से। और P, Q, R, S, T, U, V ये विभिन्न संतुलन बिंदु हैं जिनको मिलाने वाली रेखा को हम आईसीसी वक्र कहते हैं। तो आईसीसी वक्र है। तो इस आईसीसी वक्र को हमें देखने से पता चलता है कि M3, N3 बजट रेखा तक ये वस्तु श्रेष्ठ वस्तु होती है, यानी बिंदु S तक। देखिए बिंदु S तक ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ वक्र है, यानी जैसे जैसे P, Q, R, S उसकी आमदनी बढ़ती है वो दोनों वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करता है। लेकिन जो M4, N4 रेखा है तब तक ये मध्यम वस्तु बन जाती है, यानी ठीक ठाक है, थोड़ी मात्रा में वृद्धि करता है, क्योंकि आय बढ़ने पर भी वह X वस्तु की मांग को बढ़ाता नहीं है ना, उतनी ही रखता है, स्थिर रखता है। पर जैसे ही वो M5, N5 तथा M6, N6 कीमत रेखाओं पर पहुंच जाता है, जब उसका आय का स्तर बढ़ जाता है तो X वस्तु की मांग की मात्रा घट जाती है, क्योंकि यहां से देखिए आईसीसी वक्र पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो यहां पर X वस्तु घटिया वस्तु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से एक वस्तु जो प्रारंभ में सामान्य वस्तु थी, फिर बाद में मध्यम वस्तु बनी और अंत में घटिया वस्तु बन गई। तो एक ही वस्तु X उपभोक्ता के विभिन्न के आय के स्तरों पर श्रेष्ठ, मध्यम या घटिया वस्तु हो सकती है। तो घटिया वस्तु ऐसा नहीं है प्रारंभ में ही घटिया हो, बाद में आय का स्तर बढ़ने के साथ साथ घटिया हो सकती है। इसी प्रकार से अब हम दे सकते हैं कि गिफिन वस्तुओं की स्थिति में या तटस्थ वक्रों के माध्यम से जो गिफिन का विरोधाभास है वो किस प्रकार से हल किया जा सकता है। गिफिन वस्तुओं का अभिप्राय होता है कि गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली उन घटिया व निकृष्ट वस्तुएं जिनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग के नियम के विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मात्रा कम खरीदी जाएगी, जबकि गिफिन वस्तुएं हैं तो गिफिन वस्तुओं की स्थिति में वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मांग के नियम के विरोध में चलती है या विपरीत आचरण करती है। इन वस्तुओं का नाम जो है वो सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर पड़ा, जिसलिए इन्हें गिफिन वस्तुएं कहते हैं। सर गिफिन ने 19वीं शताब्दी में अपने अध्ययन के द्वारा ये साबित किया कि निम्न कोटि की इन घटिया एवं निकृष्ट वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर एक सीमा के बाद ऋणात्मक आय प्रभाव उसके धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव के मुकाबले इतना शक्तिशाली होता है कि ऐसी वस्तुओं की कीमत घटने पर भी मांग घटती है तथा कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है। तो मांग के नियम के परस्पर विरोधी आचरण के कारण ही इसे गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। अब हम रेखा चित्र देखें, आपके जो बाईं तरफ वाला है, लेफ्ट साइड वाला रेखा चित्र है, इसको देखें तो इससे ये स्पष्ट होता है, इसमें उपभोक्ता की जो कीमत रेखा है AB है ना, AB कीमत रेखा है, तो उपभोक्ता तटस्थ वक्र IC1 के R बिंदु पर संतुलन में है, जबकि कीमत जब घटती है तो मूल्य रेखा AB1 हो जाती है। अगर X वस्तु की कीमत घटेगी तो नई कीमत रेखा AB1 हो जाएगी। तो उपभोक्ता IC2 तटस्थ वक्र के S बिंदु पर संतुलन में आ जाता है, जहां पर X जो है वो घटिया वस्तु है, उसकी कीमत घटने पर भी कम इकाइयां खरीद रहा है ना। जब उसकी कीमत घट गई है तब भी वो Q1 से Q0 पर आ जाता है। अब X की मात्रा पहले वो R बिंदु पर Q1 खरीद रहा था, अब S पर वो Q0 खरीद रहा है। तो यानी कीमत घटी फिर भी X वस्तु की मात्रा घट जाती है। अब कीमत रेखा AB1 घटने पर वह X वस्तु की जो है वो Q1 मात्रा से घटा करके OQ0 मात्रा कर देता है। इसी प्रकार से अगर हम इसे दूसरी ओर से देखें, जब प्रारंभिक कीमत रेखा हम मान लें कि AB1 है तथा वह S बिंदु पर संतुलन में है, तो X वस्तु की OQ0 मात्रा वो खरीद रहा है, जबकि कीमत बढ़ने पर नई कीमत रेखा AB हो जाएगी और AB कीमत रेखा के R बिंदु पर संतुलन में होने से X वस्तु की पहले से अधिक मात्रा OQ1 खरीदता है। तो यहाँ X वस्तु घटिया गिफिन वस्तु है, जिसमें मांग के नियम के विरोधी आचरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कीमत घटने पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा भी घट जाती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे हम गिफिन वस्तु कहते हैं। अब यहाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक घटिया वस्तु
गिफिन वस्तु नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक गिफिन वस्तु घटिया वस्तु होती है। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण में गिफिन वस्तुओं के आय उपभोग वक्रों का ढाल एक सीमा के बाद ऋणात्मक हो जाता है। जैसा कि आपके अब दाईं तरफ वाले रेखा चित्र को देखिए, है ना, इसमें आईसीसी फर्स्ट तथा आईसीसी 2 दो लिए गए हैं, जो एम और एन बिंदु के बाद ऊपर बाईं तरफ तथा नीचे दाईं और ऋणात्मक ढाल वाले हो जाते हैं। आईसीसी फर्स्ट पर एक्स वस्तु एम बिंदु के बाद घटिया वस्तु हो जाती है, और आईसीसी 2 पर वाई वस्तु, यहाँ पर घटिया वस्तु है जो एन बिंदु के बाद ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आईसीसी वक्र का ढाल है वो देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु घटिया वस्तु है, सामान्य वस्तु है या गिफिन वस्तु है। और गिफिन वस्तुओं का स्पष्टीकरण भी तटस्थ वक्रों के माध्यम से दिया जा सकता है। अब हम इससे आगे चलते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो परंतु वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाए, है ना, आय प्रभाव में सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है ना, पी एक्स बटा पी वाई अनुपात वही बना रहता है। अब प्रतिस्थापन प्रभाव में ऐसा होता है कि आय में तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सापेक्षिक कीमतें बदल जाती है। अब जो पहले वाली पी एक्स बटा पी वाई थी वो अब नहीं रहेगी। तो उपभोक्ता ऐसी स्थिति में अपनी संतुष्टि को पहले वाले स्तर पर बनाए रखने के लिए अपने उपभोग में महंगी वस्तुओं को सस्ती वस्तुओं से प्रतिस्थापित करता है, और इस प्रकार वस्तुओं के क्रय को सापेक्षिक कीमतों के अनुसार बदल देता है। इसे ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने पर जब उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है तो वस्तुओं की मांग मात्रा में हुए परिवर्तनों को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि आय प्रभाव में हम किसी दूसरे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाते हैं, जबकि प्रतिस्थापन प्रभाव में उसी तटस्थ वक्र पर बने रहेंगे, यानी संतुष्टि के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हम मान लें कि दो वस्तुएं एक्स और वाई है ना, इनमें से एक वस्तु एक्स की कीमत घटती है तथा वाई की कीमत बढ़ जाती है, तो उन दोनों की जो सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय जो है वो पहले जैसी बनी रहेगी। वास्तविक आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो एक्स वस्तु की वो अधिक इकाइयां खरीदेगा क्योंकि उसकी कीमत घटी है, तथा अपने संतुष्टि के स्तर को पहले के बराबर बनाए रखने के लिए वो वाई वस्तु की मात्रा में कमी कर देगा, क्योंकि वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है सापेक्षिक रूप से। ऐसा हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ IC1 बिंदु तटस्थ वक्र रेखा एक्स तथा वाई वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो उपभोक्ता क्रय कर सकता है। जब कीमत अनुपातिक रेखा AB है तो उपभोक्ता IC1 के M बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है ना, और वो X वस्तु की OQ मात्रा तथा Y वस्तु की OP मात्रा खरीदता है। पर जब X तथा Y वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाता है तो Y वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है और X वस्तु की कीमत घट जाती है। तो अब जो नई कीमत आनुपातिक रेखा होगी या जो नई बजट रेखा होगी, अब वो A1 B1 होगी, जो डॉट 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 लाइन द्वारा दिखाई गई है। और इन कीमतों में उपभोक्ता अपने को उसी संतुष्टि स्तर पर बनाए रखने के लिए IC वक्र के नए बिंदु N पर संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि अब जो है N बिंदु IC फर्स्ट को स्पर्श कर रहा है, जहां वह X वस्तु की OQ1 मात्रा तथा Y वस्तु की OP1 मात्रा खरीदेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता ने महंगी वस्तु यानी Y वस्तु की मात्रा कम कर दी है तथा सस्ती वस्तु X की मात्रा को बढ़ा दिया है। तो Y की PP1 मात्रा के स्थान पर X की वह QQ1 मात्रा का प्रतिस्थापन करता है। इसे ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन जो प्रभाव है वो हमेशा ही ऋणात्मक होता है, ये हमें मान के चलना है, ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आय प्रभाव पॉजिटिव होता है, लेकिन घटिया वस्तुएं और गिफिन वस्तुओं की स्थिति में वो ऋणात्मक हो सकता है, जबकि प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ही ऋणात्मक होगा। इसके साथ ही प्रतिस्थापन प्रभाव को का विश्लेषण करते समय हम कुछ मान्यताएं भी मानते हैं, जिनमें सबसे पहली है कि दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है, जिससे एक वस्तु महंगी और दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। दूसरा, उपभोक्ता की जो आय है, जो उसकी मौद्रिक आय है, वो स्थिर बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है।
और तीसरा ये कि एक वस्तु के महंगे होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के सस्ते होने से इस प्रकार नष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अपने पुराने वाले संतुष्टि के स्तर पर ही बना रहता है, यानी उसी पुराने तटस्थता वक्र पर कहीं न कहीं वो संतुलन की स्थिति में आएगा। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। तो अब हमने तीनों प्रभाव पढ़ लिए हैं, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कीमत प्रभाव है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में किस प्रकार से अलग अलग किया जाएगा। उसकी दो विधियां हैं, एक प्रोफेसर हिक्स ने दी है और एक प्रोफेसर स्लेटस्की ने दी है। दोनों का ही हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।